शुरू करें भैया? कर लीजिए सेट कर लीजिए, कोई चाय पिलाए इनको। खबर तो जो आप पूछिएगा उसी से खबर बन जाएगी। जो सवाल पूछिएगा, हम तो खबर नहीं बनाते, हम तो आपको सब बोरियत वाला बात बताएंगे। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भिकिहरवा पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने एक ये पदयात्रा जो शुरू की है, इसको करीब करीब आज 11 महीने हो गए। 11 महीने के दौरान पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर करते हुए 2 दिन पहले हम लोग आपके जिले मुजफ्फरपुर में आए। अब आने वाले कई हफ्ते 1 से 1.5 महीने में आपके जिले मुजफ्फरपुर में रहूंगा और यहाँ के अभी सकरा प्रखंड से हम लोगों ने शुरू किया है, सारे प्रखंडों में और जितना हो सके वहाँ पर पंचायतों में, गाँवों में जाने का प्रयास करेंगे। पदयात्रा के दौरान हम लोग की कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके गांव में ही चला जाए। तो आप ये देखेंगे जो प्रखंड के मुख्यालय हैं या जिला के मुख्यालय हैं, उसमें जाने की संभावना बहुत कम ही रहती है। ऐसा इसलिए कि आगे कभी जब मैं वापस मुजफ्फरपुर आऊँगा तो सकरा हेडक्वार्टर पे या दूसरे प्रखंड हेडक्वार्टर पे जाने की संभावना ज़्यादा है, गाँव में जाने की संभावना कम रहेगी। इसीलिए पदयात्रा का स्वरूप ऐसा है कि जितना हो सके गांव में समय बिताया जाए। तो मुजफ्फरपुर को लेकर मैं अभी आपको कोई अनुभव साझा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो 2 दिन से चलना शुरू ही किए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, जिले की जो चीज़ हम लोग को देखने में आएगी, बात समझ में आएगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक 11 महीने का जो अनुभव रहा है और 2 दिन जो मैंने सकरा में देखा, उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे देते हैं, फिर आप अपने सवाल कर सकते हैं। 11 महीना पैदल चलने के बाद करीब करीब 3500 गांव में हम लोग पैदल चल के गए हैं। मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि बिहार के समाज के नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से बेरोजगारी और पलायन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप में से कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए किसी पदयात्रा की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पदयात्रा से हम लोगों ने जो देखा, वो समझ में आई इन दोनों समस्याओं के विकरालता का जो अनुभव हुआ। गांव के गांव बिहार में पूरी तरीके से नवयुवकों से खाली हो गए। ज़्यादातर गांव में, 3500 गांव में जो हम लोग गए हैं, 40 से 50% युवा आज वहां अपने गांव परिवार में रहता ही नहीं है, या पढ़ाई के लिए या फिर मजदूरी के लिए उसको बाहर ही जाना है। जिन प्रखंडों में, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है, वहां पर पलायन का स्तर 60, 70, 80% तक है। गांव में अगर हम लोग जब जाते हैं तो ज्यादातर आप देखेंगे महिलाएं, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग मिलते हैं। नवयुवकों की संख्या बहुत कम है। पलायन को लेकर एक समाज में अवधारणा है कि गरीब लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। मैं जब अभी पैदल चल रहा हूँ तो मैंने इसको देखा कि पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, इससे समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है बिहार में जो इससे प्रभावित ना हो। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो किसान परिवार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, नौकरी रोजगार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। परिवार की परिकल्पना ही यहाँ खत्म हो गई है। आपके पास अगर पैसा संसाधन है तो आपके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आपके पास अगर पैसा संसाधन नहीं है तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन शायद ही कोई गांव में ऐसा घर मिलता है जिसमें पति पत्नी, माता पिता, बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। दूसरा जो इसका आर्थिक पहलू है, जो लोग पलायन करके जा रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें 12 से 15 हजार रुपया औसतन कमाते हैं और घर पर वो 6 से 8 हजार रुपया ही भेज पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर अपने सुख से, या अपने, कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में भी, बातचीत में लोग बताते हैं कि यही आदमी बिहार में काम नहीं करता है, बाहर जाकर काम करता है। ऐसी बात नहीं है। जो मुझे समझ में आई, ज्यादातर लोग जिन्होंने पलायन किया है, जो बाहर गए हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूरी के लालच, मजदूरी के पैसे के मजबूरी में गए हुए हैं। उनको ऐसा शौकिया नहीं है। 1-2 बार लड़के ऐसे घूमने चले जाते हैं, वो गए 6 महीने में काम करके चले आए, लेकिन जो निश्चित तौर पर वहां रह के मजदूरी कर रहा है वो अपने शौक से नहीं गया हुआ है। इसी तरह बेरोजगारी की जो समस्या है,
बेरोजगारी सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, यहाँ पैसे वाले जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतनी ही चिंता है जितने गरीब लोगों की है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा दिखा वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। हम लोग स्वयं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन पहले प्रखंड, अनुमंडल, जिला के स्तर पर 2-4 स्कूल ऐसे जरूर होते थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपको आगे का जीवन का रास्ता निकल सकता है। आज जो स्थिति है, जिले के जिले कोई ऐसा हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय नहीं है जिसके बारे में लोग बता रहे हों कि भैया यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। कई बार हमको, आपको ऐसा लगता है जो चर्चा में है कि शिक्षकों की गुणवत्ता या उनकी जो ईमानदारी है उसको लेकर शिक्षा व्यवस्था बिहार में खराब हो गई है। मैं आपको ये बिल्कुल दावे से बता सकता हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता इस पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है। ये बात सही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से खराब हो गई है। अगर ऐसा होता तो बिहार में जो कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज में तो शिक्षा मित्र नहीं है, कॉलेज में तो नियमित शिक्षक हैं, कॉलेज में कोई बिल्डिंग ग्राउंड की दिक्कत नहीं है, वहां पर 10,000 बच्चे भी हैं, लेकिन वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके मूल में वजह यह है, जो मेरी समझ में आई, कि पिछले 15-20 सालों में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर गांव, हर प्रखंड में विद्यालय के नाम पर भवन बना दिए गए और इन भवनों से कुछ न कुछ लाभ का वितरण किया जा रहा है। चाहे खिचड़ी खिलाया जा रहा है, ड्रेस के लिए, साइकिल के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो विद्यालयों की जो छवि है समाज में वो बन गई है खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और जो कॉलेज है उसकी छवि बन गई है डिग्री बांटने का सेंटर। ना पढ़ाई कॉलेज में हो रहा है, ना स्कूल में हो रहा है। मैं एक लाइन में कहूं तो मेरी अपनी समझ ये है कि विद्यालयों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। जहां स्कूल है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां विद्यालय का भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं हैं, और कई जगह पर जहां तीनों है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कॉलेज का, जहां विद्यालय भी, भवन भी है, शिक्षक भी है, पढ़ने वाले भी हैं, वहां पर पढ़ाई ही नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, इसको उनके कालखंड का, शासन का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क टूटी हुई है, नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, नहर में पानी आ सकता है, लेकिन कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा, उनको कोई उनका जीवन सुधार नहीं सकता है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसानों की समस्या। खेती से जुड़े हुए लोग चूंकि बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो बिहार में जो किसानों की हालत है, लोग बाग यही बताते हैं कि पहले के जमाने में, आज से 10 साल 15 साल पहले जो बिहार में खेती किसानी लोग करते थे, वो 5 साल खेती करके, 6 साल खेती करके, अपना पेट काट के, सतुआ खाकर, पैसा बचाकर 1-2 कट्ठा जमीन वो खरीदते थे। आज जो किसानों की हालत है, अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, अगर आपके पास कोई दूसरा बिजनेस व्यापार नहीं है, तो हर 5 वर्ष में अगर आपके घर में कोई तकलीफ आ गई, किसी की शादी हो लग गई, कोई बीमार पड़ गया, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। ये हालत है यहाँ के किसानों की। किसानों की जो बदहाली है उसके पीछे 3 मूलभूत कारण मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला यह है भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में भूमि सुधार को लेकर आज तक 75 साल में कोई ऐसा सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया जिससे जमीन के स्वामित्व को लेकर, उसके वितरण को लेकर एक सही प्रयास किया जा सके। नतीजा इसका ये हुआ है कि बिहार में रहने वाले 60%, ये आंकड़ा याद रखिएगा, बिहार में रहने वाले 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है। ये एक वजह है कि आपको इतनी बड़ी संख्या में मजदूर दिखते हैं बिहार में।
दूसरी जो वजह है, ये जमीन का भूमि सुधार न लागू होने के बाद दूसरा समस्या है जल प्रबंधन को लेकर। जो जल संसाधन है यहाँ बिहार राज्य में, जल प्रबंधन में इतनी कुव्यवस्था है कि आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है, और जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है या तो वहां सूखे का से लोग परेशान हैं, या फिर कई जिले ऐसे हैं सिवान के बाद, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, अभी मुजफ्फरपुर में भी तो मैं शुरू ही किया हूं चलना, यहाँ जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर प्रखंड मुझे ऐसे ही मिले हैं जहां हजारों एकड़ जमीन, या तो एक ही फसल वहां से निकलता है या वो भी नहीं निकल रहा है क्योंकि जल जमाव है। जो नेपाल से लगते हुए सीमावर्ती जिले हैं वहां पर जल जमाव के बजाय नदियों के कटाव का मामला है। कुल मिला जुलाकर स्थिति ये है कि या तो किसान बाढ़ से प्रभावित है या फिर जल जमाव से प्रभावित है, और अगर दोनों से बचा तो सूखे से परेशानी है। अभी 10 दिन पहले तक, अभी जो बारिश शुरू हुई है इससे पहले तक मैं समस्तीपुर में चल रहा था, लोगों को पीने के पानी के लिए भी परेशानी हो रही थी। जल का स्तर नीचे चला गया है। जो जिन लोगों ने बुआई कर दी थी वो उनका खेत सूख रहा था। अभी थोड़ी बारिश हुई है तो लोग राहत बता रहे हैं। इन दो चीजों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो है उनके फसल का उचित दाम न मिलना। बिहार में जो जमीन की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, इसके बावजूद जो किसान पैदा करता है उसको उसकी उचित कीमत फसल की नहीं मिलती है। उसका असर ये है कि एक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, ये भी आंकड़ा याद रखिएगा, बिहार में किसान जो पैदा करता है उसको उसकी उचित मूल्य न मिलने की वजह से हर साल यहाँ के किसानों को करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं, मान लीजिए कि यहाँ धान की खेती हुई। धान पिछले साल लोगों ने ज्यादातर 1300, 1400, 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा है। आपने भी पता किया होगा, देखा होगा, आप लोग खुद भी गांव देहात में रहते हैं। धान का आधिकारिक मूल्य है 2035 रुपए, 30 रुपए, आप बेच रहे हैं 1500 रुपए में। तो 30% कम दाम पर बेचने की वजह से जो किसानों का नुकसान हो रहा है, ये सारे फसलों को अगर जोड़िएगा तो सर्वेक्षण बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है। मैं आपको इसका एक और पहलू बता दूं, हम लोग यहाँ बैठ के कहते हैं पंजाब में किसान बहुत अच्छा पैसे वाला है, तो पंजाब में पिछले 10 बरस में 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 बरस में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। ये यहाँ पर आलम है किसानों के फसलों के दाम को लेकर। दूसरे किसी फसल के लिए तो खरीद बिक्री की सरकार की जो समर्थन मूल्य है उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन धान के लिए ये प्रतिशत है पिछले 10 बरस में 13%। ये जितनी पैक्स वगैरह की व्यवस्था बनी हुई है, अगर बिहार के किसानों ने 100 क्विंटल धान उपजाया तो सिर्फ 13 क्विंटल धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। इन 3 समस्याओं के बाद 4 जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिन पर यहाँ काम हो रहा है उस पर मैं टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात है। अभी तक ये मेरा 9वां जिला है, 3500 गांव में लोगों को जाकर देखा, समझा। बिहार में गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलो अनाज ही लोगों को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि जो अनाज आ रहा है गरीब कल्याण योजना में, उसमें प्रखंड और जिले के स्तर पर यहाँ पर जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं वो मिलकर 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हर महीने पैसा ले रहे हैं। और ज्यादातर जगह पर लोग वीडियो पर बताते हैं कि इसमें विधायक लोग भी शामिल हैं। विधायकों को भी बाजाप्ता 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल हिस्सा उनको मिल रहा है। ये 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की जो चोरी हो रही है, इसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हर लाभार्थी को 12,000 रुपए मिलने थे शौचालय बनाने और उसके उपयोग के लिए। मुजफ्फरपुर के बारे में तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। सकरा में जो मैंने देखा और इससे पहले के जिलों में जो देखा, खुले में शौच आज भी ज्यादातर गांवों की सच्चाई है। नाक पर गमछा बांधे बगैर आप गांव से बाहर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये शौचालय बनाने की योजना में
लाभार्थियों से अधिकारियों ने 2000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लिया है और उसके बाद उसने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। तीसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको गांव देहात में लोग इंदिरा आवास योजना कहते हैं। इस योजना के जो लाभार्थी हैं, ज्यादातर गांव देहात में हम लोगों को इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी ही मिले हैं, जिनको इस योजना के तहत 20,000, 30,000, 40,000 रुपया पहले के सालों में मिला है। अभी की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपये मिलना है, लाभार्थियों को यहाँ ये पैसा लेने के लिए 20,000 से लेकर 40,000 रुपया तक घूस देना है और इस पैसे में जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों शामिल हैं। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, कई पंचायत ऐसे भी मिले जहां मुखिया या जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो पैसा नहीं ले रहा है, जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी लाभार्थियों को 20 से 25,000 रुपया अधिकारियों को तो देना ही देना है। इसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। आपका अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाम लिखा जाए उसके लिए 1,000, फोटो खींचकर आगे भेजा जाए उसके लिए 2 से 2,500 रुपया, और 3 किस्त में जैसे जैसे पैसा जारी होता है उसकी पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। एक किस्त जारी होता है, अगर वो पैसा अधिकारी तक नहीं पहुंचा तो बैंकों को कहकर अकाउंट को ब्लॉक कराया जाता है ताकि वो पैसा आगे निर्गत ना हो। जो ये बात लोगों ने, 50 सैकड़ों लोगों ने हमको कैमरे पर बताया है, अभी वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। मैं जब चलना शुरू किया था तो मेरा अपना अनुमान था कि बिहार में जितनी गरीबी है, जितने भूमिहीन लोग मजदूर हैं, हमको बहुत ज्यादा मनरेगा का काम होता दिखेगा। मैं अभी 11 महीना से चल रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि अभी तक हमको मनरेगा का सक्रिय काम कोई दिखा ही नहीं, और हम हर दिन पंचायत और गांव में ही चल रहे हैं। रास्ते चलते हुए लोग ये बताते हैं कि 2, 4, 5 साल पहले मनरेगा में ये वृक्ष लगाया गया था या कोई मिट्टी की कटाई भराई हुई थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि आंगनबाड़ी सेंटर में, पंचायत भवन में मनरेगा के मजदूर का उपयोग हुआ है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम हमको दिखने को नहीं मिला। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो वो चीज आंकड़ों में भी दिखा। पिछले साल बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया बिहार को मिल सकता था मनरेगा के तहत केंद्र से, तो बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से सिर्फ 39 रुपया ही हम लोग लेकर आए। 61 रुपया तो दिल्ली में हमने सरेंडर कर दिया, और जो 39 रुपया लेकर आए, मनरेगा में 40 से 50% की दर से पीसी काटा जा रहा है। तो मिला जुलाकर 100 रुपया जो मनरेगा के तहत लोगों को मिलना चाहिए था, उसके बदले में लोगों को 20 से 25 रुपया ही उस वर्थ काम मिला है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद मैं राज्य सरकार की कुछ योजना जो चल रही है उस पर टीका टिप्पणी करूंगा। यहाँ 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम चल रहे हैं, उसका पहला 7 निश्चय का योजना था युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता। ये योजना 2015 में बनी थी। उसमें यह बताया गया था कि 18 से 35 साल के हर युवा को बिहार में प्रति महीने 1,000 रुपया कम से कम मिलेगा, ताकि उसको मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़े। आज तक अभी हमको इसका कोई लाभार्थी मिला नहीं। पत्रकार बंधु भी कोई सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस योजना को न शुरू किया गया न कहीं लागू किया गया। लोग इसको करीब करीब भुला ही दिए हैं कि कोई योजना ये थी भी। दूसरी बड़ी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये भी योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। उस समय का अनुमान था कि बिहार में करीब 1,25,00,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 12वीं के बाद अगर ये योजना लागू रहती तो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए किसी भी परिवार को अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। योजना ये थी कि बैंकों से बच्चों को पढ़ाई के लिए साधन मिल जाए, जब उनको नौकरी मिल जाए तो वो पैसा वापस बैंकों को कर पाए। अभी तक जो सरकार, बिहार सरकार का अपना दावा है कि पिछले 9 वर्षों में 8 से 8.5 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी अधिकारियों ने और सरकारी विभागों ने करीब करीब ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। तीसरी जो बड़ी योजना है जिसकी चर्चा आप लोग आम करते हैं वो है नल जल योजना। नल जल योजना में 2015 में ये अनुमान लगाया गया था कि 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचाया जा सकता है। योजना शुरू हुई और उसके क्रियान्वयन में जो गलतियां हुई हैं, जो बंदरबाट अनियमितता हुई है, उसका परिणाम ये हुआ है कि 2/3 से ज्यादा नल जल योजना कहीं चल नहीं रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, या बनकर चली नहीं,
या चली तो अब वो बंद हो गई है। ज्यादातर वार्ड सदस्य जो इसको बनाने में जिनकी भूमिका थी वो लोग चुनाव हार गए हैं। जैसा आपको मालूम है, पिछले साल जब पंचायती स्तर के चुनाव हुए तो 90% वार्ड सदस्य चुनाव हार गए। नतीजा ये हुआ कि जो नए वार्ड सदस्य आए हैं अब उनको पुरानी योजना टूटी फूटी जर्जर हालत में मिली है। एक और जो समस्या है, जो नल जल योजना जिसकी वजह से नहीं चल रही है, वो वजह है जिस जमीन पर ये योजना बनी हुई है उसका मालिकाना हक। हुआ ये है कि जो उस समय वार्ड सदस्य था उसने अपने जमीन पर या अपने दोस्त मित्र के जमीन पर ये योजना बनवा दी। लोगों को ये समझाया गया कि अगर आपके जमीन पर ये योजना बनेगी तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 6,000-8,000 रुपया आपको मिलने लगेगा। अब वो वार्ड सदस्य खुद चुनाव हार गया या जिसके जमीन पर ये योजना बनी है उसको सरकारी नौकरी या कुछ ऐसा लाभ मिल नहीं रहा है। नतीजा ये हुआ है कि उन लोगों ने एक तरीके से नल जल योजनाओं पर कब्जा कर लिया है। कई जगह गाँव में हमें लोग ऐसे मिले जो कि बाकायदा नल जल योजना के जरिए व्यापार कर रहे हैं। उनके जमीन पर ये योजना लगी हुई है, वो शादी के लिए या दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों के में अब पानी बेच रहे हैं। नल जल योजना का समान है, लेकिन लोगों को पानी देने के बजाय लोग पानी बेच रहे हैं। चौथी और जो सबसे बड़ी योजना उस साथ निश्चय की थी वो थी नालियों और गलियों के पक्कीकरण की योजना। 2015 का अनुमान था कि 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि बिहार के हर घर के नाली का पक्कीकरण किया जाए। उन नालियों को लाकर एक बड़े नाले से गांव में जोड़ा जाए और उस बड़े नाले के जरिए पानी को बाहर निकाला जाए। जो मुझे गांव में दिखा, घरों के नालियों का कहीं कोई पक्कीकरण नहीं हुआ है। गांव में बड़े नाले रोड के किनारे जरूर कुछ बनाए गए हैं, लेकिन इन नालों को न घरों के नालियों से जोड़ा गया, न इन बड़ों नालों से पानी को बाहर निकालकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर गांव में ये बड़े नाले कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं। इसके अलावा 2 क्षेत्र है जहां हमको सुधार दिखा। पहला है बिजली। बिजली हर जगह जरूर आ गई है। जहां पर भी हम लोग गए, जिस गांव, जिस पंचायत, प्रखंड, टोले में गए हैं, बिजली हर घर में पहुंच गई है। लेकिन बिजली को लेकर मैं पदयात्रा के पहले शुरुआती दिनों से जो बता रहा हूं कि लोगों की नजर में बड़ी समस्या ये हो गई है कि उनका जो बिल आ रहा है वो बढ़ा हुआ या गलत आ रहा है। आपने जो कटिहार बरसोई में घटना देखी है जिसमें गोली चला और 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, वो इसी चीज का द्योतक है। मैं ये 6-8 महीने से बता रहा हूं कि बिहार में जो गलत बिजली का बिल आ रहा है, अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो अब आने वाले समय में इसको बड़े सामाजिक राजनीतिक चुनौती के तौर में चुनौती के तौर पर देखेंगे। ऐसा इसलिए कि लोगों का बिल आ रहा है 6,000, 8,000, 25, 50, 60, 70,000, कई जगह तो लोग 1-1 लाख रुपए का भी बिल लेकर आए दिखाने के लिए। जहां एक बार आपका गलत बिल आ गया तो आप DCLR और लोक अदालत का चक्कर लगाते रहिए। कई लोग ऐसे भी मिले जिनका बिजली का बिल भुगतान नहीं होने की वजह से जिन पर फौजदारी का मुकदमा हो गया है और लोग अपना घर परिवार छोड़कर छुप कर भाग कर रह रहे हैं। दूसरा जो क्षेत्र है जिसमें सुधार दिखा है वो है सड़क। सड़क निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय और राजकीय राज्य मार्ग हैं, जो नेशनल और स्टेट हाईवे है, उसमें निश्चित तौर पर सुधार हुआ है और लोग इस बात को बता भी रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण कार्य विभाग REO का जो सड़क है, पंचायती राज का सड़क, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत बनाए गए सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो लालू जी के राज में होती थी। ग्रामीण सड़कों की हालत बिल्कुल बदहाल है। इसके बाद जो 2 उद्योग जो बिहार में चल रहे हैं, बाकी सारे फैक्ट्री बिहार में बंद हैं। जहां पर भी हम गए, चाहे वो समस्तीपुर हो, उससे पहले मोतिहारी है, सिवान है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर 1, 2, 3, 4 बड़े उद्योगों के बंद होने की बात लोग नहीं बताते हैं। लेकिन जो 2 उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो है शराब का और बालू का अवैध कारोबार। हर गांव में 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में लोग बताते हैं कि या तो ये शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं या बालू का जो अवैध कारोबार हो रहा है उससे चल रहे हैं। रास्ते में अगर आपको 10 ट्रक मिलता है तो उसमें गारंटेड तौर पर आप कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा ट्रक बालू के कारोबार में ही लगे हुए हैं। तो बिहार में 2 ही उद्योग चल रहा है, शराब और बालू का अवैध कारोबार। और कोई उद्योग नया कोई लगा हो, मुझे अभी 9 जिलों में कोई मिला नहीं कि भैया ये नई फैक्ट्री लगी है, नया उद्योग लगा है, ऐसा मुझे अभी तक दिखा नहीं। हर जगह लोग यही दिखा रहे हैं कि ये फैक्ट्री होती थी
जो बंद हो गई, चाहे वो चीनी मिल का बात हो, जूट मिल की बात हो, कागज फैक्ट्री की बात हो, सीमेंट फैक्ट्री की बात हो, जो भी पहले से यहाँ उद्योग चल रहे थे वो करीब करीब सब बंद हो गए हैं। एक और जो समस्या अभी मैं पिछले 4-5 महीनों से ज्यादा सुन रहा हूं फरवरी के बाद से, वो है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। जब मैंने चलना शुरू किया था तो लोग ये बताते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, देखिए शायद कानून व्यवस्था का क्या होगा। लोगों के मन में आशंका थी, डर था। फरवरी के बाद जब मैं सिवान में इंटर किया हूं, सिवान के बाद से जिलों में अब लोगों का करीब करीब ये विश्वास हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है वो बिगड़ा है, बहुत ज्यादा बिगड़ा है। समस्तीपुर में तो हर दिन मुझे कोई ना कोई मर्डर, अपहरण, डकैती इस तरह की घटना सुनने को मिली। और हर दिन अब मैं जैसे जैसे पदयात्रा में आगे बढ़ रहा हूं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों की जो चिंताएं थी वो जमीन पर दिख रही है कि वो चिंता उनकी, अभी आप देख रहे हैं 2-4 दिन पहले एक थानेदार को मार दिया गया समस्तीपुर में। तो ये रोज की घटना होती जा रही है। 3 शब्द जो सबसे ज्यादा सुने गए पदयात्रा के दौरान वो है सरकारी अफसरों का जंगल राज, अफसरों की मनमानी से, अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा है हर योजना में व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला पीसी। यहां हर आदमी, चाहे आप बड़े हो, छोटे हो, आर्थिक तौर पे मजबूत हो, कमजोर हो, जनप्रतिनिधि हो, हर आदमी बता रहा है कि सरकार में अफसरों की ही मनमानी है। जो अफसर चाहेगा वही होगा। अफसरों का जंगल, लोग हमको बताते हैं कि भैया ये अफसरों का जंगल राज है। बिहार ने अपराधियों का जंगल राज देखा है, अभी अफसरों का जंगल राज है। दूसरी जो भ्रष्टाचार का आलम है, पहले कुछ ये व्यवस्था 2005 के बाद सुधरती दिखी थी, अभी लोगों के नजरिए से कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए आप करा सकते हैं। चाहे आपको जमीन का रसीद कटवाना है, जातीय प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पासपोर्ट बनाना हो, थाने में FIR करना हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि बिना पैसा दिए हुए आप बिहार में करा सकते हैं। और तीसरा जो नया शब्द मैं सुन रहा हूं बिहार में, मैं भी यहाँ 5 वर्ष पहले आया था, वो है PC। कोई भी ऐसी योजना नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की। एक व्यवस्था बन गई है कि एक सर्टेन परसेंटेज, 10% से लेकर 40% तक वो पैसा काटा ही जाएगा और वो पैसा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में बटेगा। मोटे तौर पर ये अभी तक का मेरा अनुभव रहा है। अब आपका जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है कि आपने भी क्राइम को लेकर बातें कही हैं। अभी जेडीयू के एमएलसी ने ये सवाल किया, उन्होंने बताया है कि क्राइम ग्राफ जो है वह भारत जो है पाकिस्तान से भी काफी पिछड़ा, मतलब भारत और पाकिस्तान की तुलना की जा रही है। देखिए, आप तुलना कुछ भी कीजिए, आंकड़े कुछ भी दिखाइए। मैं जो काम करता हूं, आंकड़ों की हम लोग को खूब समझ है। आंकड़ों के बारे में, डेटा के बारे में ये बताया जाता है कि इसकी खूबी ये है कि आप उसको जैसे चाहे वैसे इंटरप्रेट कर दीजिए। इससे कोई, मैंने आपको शुरू में कहा कि जब मैंने पदयात्रा करना शुरू किया था तो उस समय आंकड़े क्या थे, अभी क्या आंकड़े, वो बात की बात है। लेकिन लोगों के मन में एक आशंका थी कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है, चूंकि आरजेडी के शासनकाल में इस बिहार ने अपराधियों का दौर देखा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ये आशंका थी कि देखिए भैया, महागठबंधन का सरकार बना है, अब तो कानून व्यवस्था शायद बिगड़ ना जाए। धीरे धीरे 3-4 महीने बीतने के बाद वो चीज, आशंका चरितार्थ होती हुई जमीन पर दिख रही है। क्योंकि अब लोग ये नहीं कह रहे हैं कि शायद बिगड़ जाए, लोग बता रहे हैं भैया बहुत हालत खराब होती जा रही है दिनों दिन। इसके पीछे 2 मूल कारण है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एनडीए की सरकार के दौरान अच्छा था, खराब था। मैं आपको बता रहा हूं कि कानून व्यवस्था 2 वजह से बिगड़ी है। पहला, शराबबंदी लागू होने के बाद से प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस बात में लगा हुआ है कि शराबबंदी को रोकें, शराबबंदी को छिपाएं, शराबबंदी से कमाएं। उसका जो अपना काम रूटीन लॉ एंड ऑर्डर था, उससे कोई ना रुचि है ना उसमें उसकी कोई भागीदारी है। तो पहला लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरिएशन जो बिहार में शुरू हुआ वो 2016 से शुरू हुआ, जब नीतीश कुमार ने यहाँ शराबबंदी लागू की। स्वाभाविक तौर पर जब हर गांव में नए लड़के शराब के अवैध कारोबार से जुड़ जाएंगे, उनके पास कट्टे हैं, उनके पास मोटरसाइकिल है, उनके पास 2000-4000 कमाने का उपाय है, तो उससे तो अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बड़ी घटना हुई जब
आरजेडी को आपने सरकार में शामिल कर लिया। आरजेडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस राज्य में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसको तो कोर्ट ने कहा कि ये अपराधियों का जंगल राज है। तो जब वो लोग वापस सरकार में आ जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा आपको असर उसका दिखेगा। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं महागठबंधन को लेके। 2005 के 15 के महागठबंधन में मैं था, जब वो बना, जब जीते, जब मंत्रिमंडल बना। आज 4 ऐसे मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात। 4 ऐसे मंत्री हैं जो उस समय भी विधायक जीते थे आरजेडी की ओर से। उनका नाम उस समय भी आरजेडी की ओर से आया था मंत्री परिषद में शामिल करने के लिए, लेकिन उस समय उनको मंत्री परिषद में इसलिए नहीं शामिल किया गया कि भाई इनकी छवि ऐसी दागदार है, अगर ये सरकार में रहेंगे तो सुशासन की और प्रशासन की क्या बात होगी। आज वही 4 लोग मंत्री परिषद के हिस्सा हैं। तो ये जो 2 बातें हुई हैं, पहला शराबबंदी, और उसकी वजह से प्रशासन का जो प्रशासन की जो प्राथमिकता थी वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी पर जाना, और दूसरा आरजेडी के साथ का गठबंधन बनना, जिसमें इस प्रवृत्ति के काफी सारे लोग अब अपने आप को इम्बोल्डेंड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये दोनों वजहों से स्थिति बिगड़ी है। इस साल 18 से ज्यादा मुखिया लोगों को गोली मार दी गई, करीब 7 से ज्यादा सरपंचों को गोली मारी गई है, जो अभी तक का आंकड़ा मैं पिछले 1 महीने पहले देख रहा था। यहां आप देख रहे हैं कि दरोगा को सामने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दिया गया। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये डर धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं जब मैं गांव में चल रहा हूं। मैंने वो बात बताई। अच्छा प्रशांत जी, किस राजनीतिक दल, ऊपर करके बोलिए, किस राजनीतिक दल में आपको परिवारवाद सबसे ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि एक जेडीयू के गद्दावर नेता हैं ललन सिंह, उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में आ जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव की जो संविधान है उसको बदल। आपका 2 सवाल अलग अलग है। हाँ। किस पार्टी में आप परिवारवाद देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि परिवारवाद एक बड़े कोढ़ की तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा को भी अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठाकर किसी को उन्होंने बनाया है। बिहार में मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो मैं गांव-गांव में बता रहा हूं। पिछले 30 साल में जितने लोग यहां एमपी एमएलए बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में एमपी एमएलए बने। ये परिवारवाद का असर है। आप पार्टियों से मत देखिए इसको। आपको, हमको, जनता को लगता है कि अब इनको हटाकर दूसरे को लाएं। होता ये है कि जो जिस पार्टी का, जिस नेता का दौर होता है उसमें उसी परिवार के लोग फिर घुस जाते हैं, उन्हीं को जगह मिल जाती है। बिहार में की आबादी है 13 करोड़, 3-3.5 करोड़ परिवार वाले यहाँ परिवार रहते हैं, लेकिन सत्ता में एमएलए एमपी आज तक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। तो परिवारवाद मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इससे कोई दल अछूता नहीं है। ये जब तक बिहार में समाज में लोग खड़े होकर अपने दम पर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप देखेंगे विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का लड़का मंत्री, उसमें काबिलियत हो या न हो, और समाज का सामान्य वर्ग का जो आदमी है उसमें चाहे जितनी काबिलियत है, जितनी हुनर है, जितना जज्बा है, उसको आगे आने का अवसर नहीं है। और मैं बच्चों को ये समझाता हूं जब गांव में मिलता हूं कि आप समझिए, अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलता तो हमने सचिन तेंदुलकर को कहां देखा होता। अगर तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो विराट कोहली कहां से आएंगे। तो लोकतंत्र में तो हम लोगों ने उसको मार दिया है कि भैया लालू जी के लड़के हैं इसलिए ये रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप एक घोषित कर दीजिए। ये तो अघोषित राजतंत्र बना दिया है इन लोगों ने। जी, मैं परवीन कुमार, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज।
सर आपको कब से बिहार के बारे में ख्याल आया? जब आप पार्टी में थे तो इस तरह का ख्याल नहीं आया, आज आप पद यात्रा करके बिहार के लोगों के बारे में आपको ख्याल आया? बिल्कुल ठीक बात है। बिहार के लोगों को ख्याल, आपको पत्रकारिता का ख्याल कब आया? जब आपको पत्रकारिता करने का अवसर मिला, जब आपको पत्रकारिता करने की समझ हुई। तो हमको बिहार का ख्याल तब आया जब हमने तय किया कि अब हम अपने जीवन में यही काम को हमको करना है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आया, पहले इसलिए नहीं आया कि हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। आज आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए सुनने आए हैं कि हमने 10 साल 15 साल 20 साल अपने समझ से, प्रयास से, मेहनत करके अपनी पहचान, अपनी एक जगह बनाई है। अगर वो पहचान हमने नहीं बनाई होती और आज हम सकरा में आकर ये पदयात्रा कर रहे होते या प्रेस वार्ता कर रहे होते तो कितने लोगों की दिलचस्पी होती। तो मुझे बिहार की खबर और चिंता तब हुई जब मुझ में वो क्षमता, मैं समझता हूं कि आ गई है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं या कर सकता हूं। जब तक वो क्षमता ही नहीं है तो तब तक हम क्यों बेकार हाथ पांव मारेंगे? आप बोल रहे हैं सर शिक्षा, चलिए पूछिए। मैं मनोरंजन शर्मा, न्यूज फाउंडेशन से। शिक्षा विभाग में जब से अपर सचिव के पद पर के पाठक की एंट्री हुई तब से सियासत तेज हो गई है, इसको किस तरह से देखिए, कोई अधिकारी आएगा डंडे के बल पर या का अनुशासन को लाना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। आप अधिकारी ये सुनिश्चित करा सकता है कि जो शिक्षक है वो स्कूल में आकर 11 बजे से 5 बजे तक रहे, लेकिन वो पढ़ाए, बच्चों के भविष्य को सुधारने को अपना जीवन का ध्येय बनाए, वो अलग लेवल की चुनौती है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम खुद यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, टीचर्स की एक भावना होती थी कि भाई हमारे विद्यालय का लड़का टॉप करे, हमारे विद्यालय का लड़का साइंस कॉलेज पहुंचे, हमारे विद्यालय का लड़का IAS बने। जब वो भावना ही मर गई है, शिक्षक जो है वो अपने आप को शिक्षक कम और खिचड़ी बांटने वाला ज्यादा समझ रहा है, तो फिर वो मैंने जो आपको बताया इसको इतने हल्के में मत लीजिए। कोई भी नई सरकार आ जाए, अगर कोई शिक्षा की प्राथमिकता वाली सरकार भी आ जाए तो भी अब इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। ये सिर्फ शिक्षकों को विद्यालय में बैठा देने से या अटेंडेंस बढ़ा देने से या खिचड़ी की क्वालिटी सुधार देने से ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। समाज में शिक्षा को लेकर चेतना ही दब गई है। आप सरकार की बात छोड़ दीजिए, मैं गांव में लोगों से मिलता हूं तो उनसे भी पूछता हूं कि आप कोई ऑर्केस्ट्रा होता है तो उसको देखने जाते हैं, आप गांव में कोई नाच होता है उसको देखने जाते हैं, लेकिन आप जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर आप देखने भी नहीं जा रहे हैं। रोज आप बैठ के टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्कूल में आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए सकरा में, मुजफ्फरपुर में कहीं कोई घटना आपने सुनी कि किसी गांव में ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर धरना दिया हो कि भैया जब तक पढ़ाई नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे? लोग नाली गली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए धरना करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए धरना नहीं करते हैं। और यही तो प्रयास है जन सुराज का, आपको बताने का कि भाई नाली गली और अनाज और शौचालय तो ठीक है, लेकिन इससे ना आपकी गरीबी दूर होगी ना आप इससे बेहतर हो पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है, उसको मजदूरी बनना पड़ेगा। यही बात ये इस अभियान के मूल में है कि लोगों को जाकर बताया जाए कि आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे। आप निकलेंगे तब जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपके पास जमीन हो जिस पर खेती करके आप पैसे कमा सके। यही 3 बात कह रहे हैं गांव गांव घूमकर। प्रशांत जी, एक और सवाल है, मतलब जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रही है उस पर बात करेंगे। 5 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की स्मारक पे पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और जब बिहार आते हैं तो यहाँ पर उनके नाम के पार्क का जो नाम है वो मंत्री के द्वारा बदल दिया जाता है। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी के साथ मतलब अच्छा खासा समय हमने बिताया है, उनको मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूं, और आप लोग भी जो लोग पत्रकार हैं नीतीश कुमार जी के राजनीति को समझते हैं। नीतीश कुमार वो पॉलिटिशियन हैं जो एक दरवाजे से एक कमरे में दरवाजा रखता है निकलने के लिए, बगल में खिड़की रखता है हवा आने के लिए, और पीछे एक रोशनदान बनाकर रखता है ताकि पीछे से हवा और लाइट आता रहे। तो नीतीश कुमार जी से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आप माननीय अटल जी के समाधि स्थल पर गए, तो ये तो आप पिछले साल भी आपको जाना चाहिए था।
उससे पिछले साल भी जाना चाहिए था। इसी साल क्यों गए? इसलिए गए कि वो संदेश देने का हमेशा रहते कहीं है, संदेश दूसरे को देते रहते हैं कि भैया ऐसा मत समझिए हम एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। ये उनका तरीका है यहाँ पर महागठबंधन बनाया है और अपने पार्टी के एमपी को उपसभापति बनाकर राज्यसभा में रखा है। तो यहाँ पर आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, भाजपा पर शिकायत कर रहे हैं और आप ही के पार्टी का एमपी राज्यसभा में उन कानूनों को पारित करा रहा है। जरा आप समझिए, बिहार में सरकार बदली, एनडीए के बजाय महागठबंधन आया तो दोनों सदनों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अध्यक्षों को बदला गया, लेकिन राज्यसभा जैसी महत्वपूर्ण जगह वहां के उपाध्यक्ष को नहीं हटाया गया। न नीतीश जी ने हरिवंश जी को कहा छोड़ने के लिए, न भाजपा वालों ने उनको हटाया। तो ये आपको दिख रहा है कि रोशनदान कहाँ है। तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स करने का ये तरीका है कि सब और अपना एक एक दरवाजा खिड़की रोशनदान खोल कर रखें, जब जरूरत हो उधर का रुख कर लें और ये बता दें कि भैया अब यही रास्ता बिहार के लिए ठीक है। भाई जिसने चेंज किया है ये तो ओछी बात है। कोई भी आदमी जिसने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो या किसी दल के न हो के समाज के हो, किसी ने भी समाज के लिए कुछ किया है, उनके नाम पर सड़क है, पार्क है, रोड है, जो भी है, उसका नाम बदलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको और किसी का नाम से बनाना है तो और पार्क बना दीजिए, लेकिन किसी का नामकरण को हटाकर नया नाम बनाना वो आपकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन नीतीश कुमार उस पर सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि वो उनका दरवाजा है। अभी आज के तारीख में वो कैसे सवाल उठाएंगे? नीतीश जी की देखिए, आज के तारीख में नीतीश जी की एक ही प्राथमिकता रह गई है, किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक आपको होना है। गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं। हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं। बच्चा बच्चा इस बात को समझता है और इन्हीं शब्दों में कहता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, अरे नीतीश जी को तो खाली अपने मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, वो चाहे जैसे बने और वो बनने में जो भी सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है, और जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बिहार में ज्ञानी एक ही आदमी अब बच गया है, वो है नीतीश कुमार, और इस बात को तो हम लोग को मानना पड़ेगा। इतना ज्ञान तो उनको जरूर है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है, चाहे जनता का समर्थन हो या न हो, जनता उनको वोट करे न करे, जनता वोट चाहे आरजेडी को करे, कांग्रेस को करे, भाजपा को करे, निर्दलीय को करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये उन्होंने तय कर लिया है। इतना उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, उस समझ का फायदा उठा रहे हैं। प्रशांत जी, मेरा एक सवाल है। तिरहुत न्यूज से मैं विकास कुमार। जदयू नेता जो है, जदयू नेता ललन सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री अगर 2024 में दिखेंगे तो संविधान को बदल देंगे। मेरे भाई, अब ये उनका बयान है, हम उस पर क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला है भाजपा पर, भाजपा वालों के पास जवाब देने वालों की कमी है नहीं, भाजपा उनका जवाब दे सकती है। जस्ट आपके दर्शकों को इतना ही बता दूंगा कि जरा ललन सिंह जी का लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए उनके जो वक्तव्य हैं सुन लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये आदमी आरती से कम कुछ नहीं कह रहे थे। पहले आरती कर रहे थे अभी तक, जब उस सरकार में थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, और आज उनको उसमें कमी दिख रही है। तो भाजपा और उनके बीच का मामला है। प्रशांत जी, मैं राष्ट्रीय सहारा से नवनीत सिन्हा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बैंक द्वारा मुद्रा लोन नहीं दिया जाता है रोजगार करने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुद्रा लोन को लेकर जो केंद्र सरकार के दावे हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, वो आपको भी मालूम है। जब मुद्रा की स्कीम शुरू की गई तो लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई एक अलग योजना है जिसके तहत कि हम लोग को सरकारी गारंटी पर रोजगार करने के लिए पैसा मिलेगा। हुआ ये है कि बैंकों ने टारगेट पूरा करने के लिए जो पहले से वो लोन दे रहे थे उसी को मुद्रा के अंतर्गत रिकैटेगराइज कर दिया। मुद्रा लोन को लेकर जो आंकड़े केंद्र सरकार ने लोकसभा में जारी किए हैं, आपने उसमें देखा होगा 90% जो लोन है वो 50,000 या उससे कम का है। तो उसमें क्या ही बिजनेस व्यापार होगा। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो भी केंद्र सरकार की योजना चल रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत की हो, किसान स्वनिधि की हो, या फिर सड़क बिजली व्यापार की बात हो या मुद्रा की बात हो, उसका बिहार में क्रियान्वयन बिल्कुल खत्म है।
तो जैसे यहाँ पर किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए 6,000 रुपया, अगर 1 करोड़ किसान को मिलना चाहिए, मिल रहा है 10 लाख लोगों को। वही हाल मुद्रा लोन का है, क्योंकि सरकार का ना उसमें आपस में खींचतान है। सरकार और खींचतान नहीं, जब उनकी सरकार थी भी तो नीतीश कुमार को उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। आप जरा आंकड़ा निकालिए कि बिहार के कितने किसानों को 6,000 रुपया साल का मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बिहार का नंबर है देश में सबसे नीचे। मनरेगा में आपका यूटिलाइजेशन है 39%, वो भी देश में सबसे कम। मुद्रा में देश में सबसे कम, किसान स्वनिधि में सबसे कम। फिर भी हम नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, हमने सब कुछ कर दिया, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। इसी को बोलचाल की भाषा में बिहार में हम लोग कहते हैं मुंहजोर। बिहार में नेताओं की मुंहजोरी बहुत है, उनको समझ हो ना हो लेकिन मुंहजोर बहुत है। कोई भी बात किसी भी विषय को समझे बगैर, ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, लेकिन बोलने में तो कोई सानी नहीं है, कुछ भी कोई बोल सकता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर एक सवाल सर, आपके संगठन से जुड़ा हुआ है, आम जनता में एक भ्रांति सी फैल गई है कि आप चले हैं जनता के मुद्दों को लेकर के, लेकिन आपसे मिलने वालों में वही भ्रष्ट तंत्र है जिससे जनता तरसता है। तो क्या आने वाले दिनों में उनको इसमें जगह मिलेगी? मेरे भाई ऐसा है कि मेरे से मिलने वाला तो कोई सिस्टम यहाँ है नहीं। आप यहाँ आए हैं खुद से, यहाँ पर कोई सिपाही कोई हवलदार तो है नहीं। हम बिना इसी बिहार के जहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर इतनी चिंता हो रही है, मैं 11 महीने से गांव-गांव बिना सुरक्षा के चलता हूँ रहता हूँ, तो कोई भी आकर मिल सकता है। जहां तक आपका कहना है कि वही लोग मिल रहे हैं जिनकी छवि खराब है, तो हमारे पास कौन सा ज्ञान है कि हम पहले आने से पहले उसको रोक दें। ये जो पदयात्रा कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि सबसे मिले, मिलने के बाद जो संगठन बनेगा उस संगठन में अगर गलत लोग आपको दिखेंगे तो आपका बिल्कुल जायज सवाल है, आप मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था कि आप सही लोगों का संगठन बनाएंगे, आप भी तो ऐसे ही लोगों को ला रहे हैं। लेकिन हम जब रोड पर चल रहे हैं तो हमारे पास कौन सी व्यवस्था है कि हम बता दें कि कौन सही है जिसको हम साथ में चलने देंगे और कौन सही नहीं है। कैंप में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ के बात कर सकता है। तो आप ये पैमाना जरूर लगाएं कि इस संगठन में सही लोग आ रहे हैं कि गलत, लेकिन वो पैमाना तब लगाएं जब हमने संगठन का अनाउंसमेंट जिले के स्तर पर कर दिया। समस्तीपुर से हम 1.5 महीना चलकर निकले। समस्तीपुर का जब संगठन घोषित करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसका नाम देखिए, उसमें स्क्रूटनी कीजिए, कोई गलत है तो हमको बताइए। एक अंतिम बात, कोई भी आप व्यवस्था बनाइएगा तो 100 के 100 एकदम उसमें सही होगा, यह तो संभव नहीं है। लेकिन प्रयास ये है कि जैसा आप देखते हैं आज समाज में लोग कहते हैं कि भैया हम तो अच्छे हैं, ठीक है, ईमानदार हैं, लेकिन क्या करें, सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि हम लोगों को भी मजबूरी में इसमें शामिल होना पड़ता है। मेरा जो प्रयास है कि इस व्यवस्था में इतने अच्छे लोगों को जरूर जोड़ दें कि उसमें अगर कोई गलत आ भी जाए तो भी वो कुछ गलत न कर पाए। जैसे आज सही आदमी व्यवस्था में सही होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, वैसे अगर व्यवस्था ज्यादातर सही लोगों की हो जाए तो उसमें 2-4 अगर गलत लोग आ भी जाएंगे तो भी वो गलत नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।